ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समतामूलक समाज संबंधी विचार, थॉट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अबाउट कास्टलेस इक्वालिटेरियन सोसाइटी। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। आप समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समतामूलक समाज संबंधी विचार, थॉट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अबाउट कास्टलेस इक्वालिटेरियन सोसाइटी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई से भारत के प्रमुख समाज विद्वानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पर आधारित उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप जाति विहीन समतामूलक समाज की स्थापना कैसे की जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि हम अंबेडकर द्वारा प्रणीत जो विचार है समतामूलक समाज को लेकर, उसमें उन्होंने जाति के उच्छेदन का या जाति विहीन समाज की कल्पना को कैसे किया, इसके बारे में अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप समझ सकेंगे कि जाति के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या विचार रखे, उन्होंने कैसे जाति की उत्पत्ति और जाति ने समाज में असमानता का जो भाव जाति के द्वारा विकसित हुआ, उसके कारणों पर कैसे प्रकाश डाला, और अंत में उन्होंने जाति के विनाश को लेकर क्या सुझाव दिए एवं एक ऐसे समाज का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया जिसमें कि समानता हो। तो चलिए क्रमशः हम इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हमें किसी भी विचारक के द्वारा उसके विचारों को जानने के पूर्व विचारक की पृष्ठभूमि को भी जानना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, यूं तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। लगभग सभी विद्यार्थी स्कूल से लेकर अब तक की पढ़ाई में कई बार इस बात को समझ चुके होंगे कि हमारे देश का जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अभी भी आप देखिए, पूरे देश में जहाँ भी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, उनके हाथ में एक संविधान की किताब और एक संकल्प दिखाई देता है। इससे आप एक मन में उनके बारे में छवि बना सकते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना ही काफ़ी नहीं, बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि न केवल वे एक कानूनविद बल्कि एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक चिंतक, और उन्होंने भारतीय समाज के बारे में
उन परिस्थितियों के बारे में तथ्यात्मक ढंग से तार्किक चिंतन प्रस्तुत किया जिसने हमारे समाज के विकास की जो रास्ते थे, मार्ग थे, उनको अवरुद्ध किया। तो ऐसे विद्वान के बारे में हमें कुछ शब्दों में यदि हम कहें तो उन्हें हम हमारे देश का, हमारे संविधान सभा की निर्माण उसमें प्रमुख भूमिका के नाते तो याद करेंगे ही। मृत्युपरांत इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे और इसके साथ में इन्होंने अध्यापन भी किया और कई सारी पुस्तकें लिखीं, कुछ अखबार भी निकाले जिनसे कि समाज में जन चेतना फैले। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। इनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा और कास्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वेयर द शूद्रास, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, द अनटचेबल्स, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नीड्स फॉर चेक्स एंड बैलेंस, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इसके अलावा इन्होंने और भी कई किताबें लिखीं। बहिष्कृत भारत, मूक नायक जैसे पाक्षिक अखबारों का इन्होंने शुरुआत की, निकाला ताकि वंचित वर्ग की आवाज़ को भी जनता के बीच में लाया जा सके। और इसके आगे प्रबुद्ध भारत साप्ताहिक अखबार भी निकाला। जीवन भर इन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में और एक दिशा निर्देशक के रूप में काम किया। आइए संक्षेप में इनको समझने के बाद हम यह भी जानना चाहेंगे कि इनकी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी जिसमें इन्होंने इस चिंतन को प्रस्तुत किया। तो विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश का जो महू स्थान है वहाँ एक सामाजिक संस्तरण में निम्न जाति में पैदा हुए। इनके पिताजी रामजी अंबेडकर ब्रिटिश सेना में सूबेदार का काम करते थे। इनकी माँ भीमाबाई थीं और उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम भीमराव अंबेडकर रखा गया। स्कूल में एक शिक्षक अंबेडकर थे तो उन्होंने अपना नाम जोड़ा और इस तरह से इनका नाम भीमराव अंबेडकर हुआ। चूँकि सामाजिक संस्तरण में निम्न जाति में इनका जन्म हुआ था, इसलिए उस समय की पृष्ठभूमि में भारतीय समाज में जो असमानता का रूप था उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किस तरह से सामाजिक वंचना लोगों को झेलना पड़ती थी। सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं, ऐसा जीवन जीना पड़ता था कि जिसमें लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते थे। उसमें से निकलकर इन्होंने इतना कुछ पढ़ा, लोगों ने इनको सहयोग दिया। इनकी मेधा, इनकी जो बुद्धि थी उसके कारण इन्हें बाहर से भी लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया। और हम क्या देखते हैं कि इन्होंने भारत से बाहर जाकर भी बहुत कुछ अध्ययन किया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अध्ययन किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अध्ययन किया। इन्होंने साइंस, आर्ट्स, कानून सभी की पढ़ाई की। अर्थशास्त्र में इन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की और फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। तो उस समय का जो माहौल था वो कैसा था और परिवार में इन्हें सपोर्ट मिला। इनके जो पिताजी थे उन्होंने उनके जो मित्र थे महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फुले, उस तरह की जो विचारधारा थी समाज को आगे बढ़ाने की, समतामूलक समाज का जो सपना था, जो उस समय के तत्कालीन समाज सुधारक जिस चीज़ का वीणा उठाए थे, वह विचार इन्हें बचपन से ही मिले और इन्होंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले। इसके आधार पर हम आज आपसे इनके समतामूलक समाज का जो एक आदर्श इन्होंने जाति विहीन समाज को लेकर प्रस्तुत किया उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपसे पिछली कक्षा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहेंगे। पिछली कक्षा में आपने जी.एस. घुरिये के भारत विद्या शास्त्रोपागम को समझा था, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में जो संस्थाएं हैं
उनके बारे में ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उन बातों को समझाने का प्रयास किया था जिसमें हम प्रमुख संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। उसमें से जाति भी एक थी। घुरिये ने जाति की विशेषताओं को बताया कि कैसे समाज में जाति धार्मिक नियमों से प्रभावित होकर और एक निश्चित संस्तरण में आबद्ध है। तो उसके कुछ निश्चित हमने लक्षण पढ़े थे। आज की इस कक्षा में हम भीमराव अंबेडकर ने जाति की अवधारणा को कैसे प्रस्तुत किया और कैसे उसके खत्म करने की बात कही, इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करें कि उन्होंने जाति को अर्थ के रूप में कैसे स्पष्ट किया। फिर हम उन कारणों पर जाएंगे जिसके आधार पर उन्होंने जाति की आलोचना की और जाति के प्रभाव को समाज पर समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज में जनसंख्या का निश्चित, स्थायी एवं अंतर्विवाह के नियम पर आधारित अनुलंघनीय इकाइयों में विभाजन है। मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है भारतीय समाज में जिसमें क्या है कि अंतर्विवाह के कारण जो समूह हैं वो स्थायी रूप से बने हुए हैं। इन्होंने जो मूक नायक अखबार निकाला था, इसके संपादकीय में एक बात कही। आप कल्पना करिए, इन्होंने कहा कि एक ऐसे मकान की तरह है जाति व्यवस्था भारतीय समाज में जिसमें कई बहुमंजिला इमारत है। कल्पना करिए, बहुत सारी जातियां हैं लेकिन हर खंड पर एक जाति है, पर उसमें एक से दूसरी को जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। यानी जो जहां है वो वहीं है। तो क्यों है वहीं? क्योंकि अंतर्विवाह होता है और उसके पीछे के कुछ नियम समाज में काम करते हैं, इसलिए जाति बनी रहती है। अब प्रश्न पैदा होता है कि जाति की उत्पत्ति के बारे में हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि वर्ण पहले थे भारतीय समाज में और उन वर्णों का जो विभाजन था वो किसी अलौकिक ईश्वर की इच्छा के कारण शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई और फिर इसके बाद गुण और कर्म के द्वारा वो वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन कालांतर में चल के वर्णों में अंतर्विवाह की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो वो जातियां बन गईं। यानी हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया। अंबेडकर का यह कहना है कि जाति की उत्पत्ति का कारण यदि धार्मिक माने या अन्य जो नृतत्व शास्त्री थे उस समय में, जैसे कि हमने आपको घुरिये के जो शिक्षक थे, गुरु थे, रिजले के बारे में बताया था कि उन्होंने प्रजातीय आधार पर जाति की उत्पत्ति की बात कही। तो अंबेडकर ने कहा कि प्रजातीय आधार पर या इस तरह से धार्मिक आधारों पर जाति उत्पन्न नहीं हुई। जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में लंबे समय तक जो वर्गों में बटा हुआ समाज था, इसमें आपस में द्वंद्व हुए हैं, आपस में तनाव हुए हैं। यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच भी संघर्ष हुए और जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया तो जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, ब्राह्मणों की उनसे द्वंद्व शुरू हो गए और इस तरह से कुछ लोग जो है वो अलग अलग हो गए। अब कैसे समाज आगे विकास किया, या जो सामाजिक संस्तरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा एक और अंत्य जातियों की बात होती है, अछूत या अस्पृश्य जातियों की बात होती है। इसके बारे में उन्होंने क्या बतलाया कि प्रारंभ में लोग इकट्ठे रहते थे, फिर समाज वर्गों में बटा तो जो कबीलाई संस्कृति से निकलकर जब पशुपालन और खेती होने लगी तो जो कृषि का आविष्कार हुआ, लोग स्थायी जीवन जीने लगे। तो जो लोग घुमंतु जीवन जी रहे थे उन लोगों से स्थायी जीवन जीने वाले लोगों को भय होने लगा, क्योंकि वो कभी भी अगर दखल देंगे तो उनसे दूरी बनाए रखने के नियम विकसित हो गए। ये जो घुमंतु जीवन जीने वाले लोग थे, ये स्थायी जीवन जीने वाले लोगों के यहाँ चौकीदारी का काम करने लगे और फिर बाद में ये अपनी सेवाएं देने लगे। इनके बदले में इन्हें कुछ ना कुछ आजीविका चलाने के हिसाब से पारिश्रमिक मिलने लगा। इन फैले हुए लोगों को, छितरे हुए लोगों को अलग बसाहट इनकी होती थी और आप देखिए कि इन्हें
काम के आधार पर बांट दिया और अलग गांव में इनके निवास स्थान होने लगे। इन्हें अंत्यज की श्रेणी में रखा। तो कैसे हमारी समाज व्यवस्था में एक अलग श्रेणी विकसित हुई, इसके बारे में इन्होंने बतलाया। अब ये क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में यदि हम जानने का प्रयास करें तो अंबेडकर का ये मानना था कि जाति व्यवस्था जो है दरअसल वह समाज में कैसे काम करती है। जाति में खंडों में बटा हुआ समाज है और ये सारे नियमों का पालन ब्राह्मण लोग जो है उन्होंने संहिताबद्ध करके नियमों को पालन करने के लिए जनता को विवश किया और फिर इस तरह से समाज ब्राह्मणवाद के कारण खंडों में बंट गया और श्रेष्ठता और अधीनता की विचारधारा विकसित होने लगी। दुनिया में हर जगह अंबेडकर का मानना था कि जो काम साफ सफाई के हैं या पशुओं को, मरे हुए पशुओं को उठाना, ये सारे कार्य और भी समाजों में होते हैं, लेकिन कहीं इस तरह से अस्पृश्यता की भावना नहीं होती। तो भारतीय समाज में जाति ने क्या किया कि एक स्थायी रूप से अपवित्रता का बोध विकसित कर दिया। देखिए, अपवित्रता तो यूं भी हमारे जीवन में यदि हम देखें तो विचारों में पवित्रता, अपवित्रता की बातें हम अपने दैनिक जीवन में, अगर हम पूरे जीवन निर्वाह की जो प्रक्रिया है, संस्कारों की व्यवस्था है, इसमें देखें तो कई बार अपवित्रता का बोध होता है। जैसे किसी की मृत्यु होने पर घर में अस्वच्छता की बात की जाती है, या जैसे महिला जब प्रसव होता है तो उस समय अस्वच्छता की बात होती है। लेकिन ये जो जाति से उत्पन्न अपवित्रता का बोध है, ये खत्म नहीं होने वाला बोध इस तरीके से समाज में लोगों की मानसिकता में भर दिया गया और फिर इसलिए उनके कार्यों को निश्चित कर दिया। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो द्विज वर्ण में कहलाए, लेकिन जो शूद्र है उसका द्विज वर्ण नहीं हो सकता। उसकी पेशे पे प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके द्वारा शिक्षा और सामाजिक जीवन में सहभागिता पर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो कैसे समाज को खंडों में बांटा, इसके लिए अंबेडकर का यह कहना था कि ये जो बंटवारा है ये दरअसल जाति और व्यवसाय में जाति के द्वारा श्रम का बंटवारा नहीं है, जैसा कि विद्वान लोग कहते हैं कि वर्णों में बंटवारा था कार्यों का। ये कहते हैं ये तो श्रमिकों का बंटवारा है, क्योंकि इसने समाज में कुछ लोगों को उनके कार्यों की इच्छा खत्म ही कर दी। वो कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें वही करना पड़ेगा जो निर्धारित किया गया। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका मूल कारण यदि हम देखें कि ये भाव कहाँ से आए, तो इतिहास में जाकर उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा था तो मौर्य साम्राज्य जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन उसके अंतिम शासक की जो मृत्यु की गई वो उसके ही सेनापति, बृहद्रथ की मृत्यु उसके ही सेनापति ने की, पुष्यमित्र ने, और शुंग वंश की स्थापना की। जो उन्होंने क्या किया उस दौरान कि फिर से वर्ण धर्म को पावरफुल बनाने के लिए, चूंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने इसका काम आगे बढ़ाया। तो मनुस्मृति के नियमों को पालन करने के लिए बाध्य किया गया। अब ये मनुस्मृति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। मनुस्मृति में सामाजिक जीवन के, राजनीतिक, आर्थिक सब तरह के नियमों की एक संहिता है। जैसे अभी हम अगर आईपीसी, सीआरपीसी ये सब जानते हैं ना, कानून की किताबें, इस तरह से उस समय के समाज को कैसे चलाया जाए इसकी एक व्यवस्था जो है वो मनुस्मृति में निर्धारित की गई थी। तो उसके नियमों के कारण समाज में लंबे समय तक वो नियम चलते रहे और उसने समाज की एकता को कभी भी होने ही नहीं दिया। क्योंकि हम मानसिक रूप से जब एक दूसरे से अलग रहेंगे, सिर्फ क्षत्रिय लोग ही सैन्य संचालन का काम कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं। तो यदि मान लीजिए क्षत्रिय किसी जो शासक है जिसने आक्रमण किया उससे नहीं कर पा रहे हैं सामना, तो हमारा समाज तो पराजित होगा। तो बार बार आक्रमण, बार बार हमारे समाज पर दूसरे लोगों का आना और समाज का एक नहीं होना, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन्होंने एक वर्ग विशेष को आगे रखा, वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण यदि मनुस्मृति में लिखा गया है, यदि वो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, तब भी यदि वो उस वर्ग में पैदा हुआ है
तो वो श्रेष्ठ है। पूजा का सारा कार्य कराने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मणों की है। तो इस सारी व्यवस्था ने समाज को बांट दिया, और ये जो बांटा गया इसने समाज में जो अस्पृश्यता जैसी समस्या को जन्म दिया, जिसने कि हमारे विकास में अवरोध पैदा किया। तो विद्यार्थियों, अंबेडकर किस तरह का समाज चाहते थे? फिर समतामूलक समाज कैसा चाहते थे? तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा परंपरागत समाज था, इसमें जाति के द्वारा निर्धारित हमारी परिस्थिति, जाति के द्वारा निर्धारित हमारे कार्य, ये निश्चित होते थे और उसके नियम भी निश्चित होते थे। लेकिन वो एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जिसमें समानता का भाव। ये समानता कब आएगी? जब हम जाति को खत्म कर देंगे। तो जाति खत्म कैसे हो? अब प्रश्न ये है कि उन्होंने अपने विचारों को कैसे इस दिशा में बताया। तो उनका ये मानना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में जाति कब खत्म होगी? एक तो धर्म जो है वो इसको सबसे बड़ा बाधक है। देखिए क्यों है बाधक? क्योंकि हम जब हिंदू की बात करते हैं, किसी भी हिंदू से आप मिलिए तो आप उससे पूछेंगे, अच्छा तो किस जाति के हैं? पहले आप बात करेंगे। फिर जाति में इतना कठोर नियम कि विवाह के नियम भी क्या, गोत्र से बाहर विवाह करेंगे, अपनी जाति में विवाह करेंगे। लेकिन आप दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो जाति में बट के बात नहीं करता। वो या तो ईसाई बोलेगा, या सिख बोलेगा, या इस्लाम का व्यक्ति बोलेगा। पर हम हिंदुओं में हम पहले जाति के ऊपर आ जाते हैं और अपने अलग अलग नियम बताने लगते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं। तो इस तरह से समाज धर्म की विशेष प्रभाव के कारण बंटा है। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे धर्म की ज़रूरत है? ईश्वर प्रणीत कट्टरपंथी धर्म की ज़रूरत है, या हमें मानव के द्वारा स्थापित आदर्श उसकी ज़रूरत है? तो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया भी अपने जीवन में सामूहिक रूप से, और साथ में उन्होंने उसको एक आदर्श धर्म की संज्ञा दी। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमें समाज में लोगों ने उन्हें कहा कि अगर सहभोज करेंगे तो समरसता की बात आएगी। तो उन्होंने कहा कि सहभोज से समरसता आ सकती है, लेकिन स्थायी रूप से समाज में परिवर्तन तभी होगा जब हम अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देंगे, ताकि जाति खत्म हो। और फिर एक ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की जिसमें सभी समान होंगे। तो समान किस आधार पे होंगे? समानता तो तभी आएगी ना जब हम लोगों को जाति के कटघरे में अलग अलग न माने। तो उन्होंने कहा कि वो तब हो सकता है जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करें, यानी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है, और व्यक्ति जाति के स्थान पर व्यक्ति खुद अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो धर्म भी कैसा हो और व्यक्ति की स्थिति मजबूत हो, और साथ में सामाजिक लोकतंत्र, तब एक नया समाज तैयार होगा, जिसे उन्होंने एक समतामूलक समाज के रूप में समझाया। अगली कक्षा में हम उनके सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझेंगे। तब आप भली भांति समझ सकेंगे कि कैसे सामाजिक न्याय का समाज को वास्तव में लाने के लिए, सामाजिक न्याय को परिकल्पित व्यवस्था को लागू करने के लिए कैसे हम जाति को खत्म करके सामाजिक लोकतंत्र के साथ राजनीतिक लोकतंत्र को प्राप्त करें। आइए हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज के व्याख्यान में आप यह भली भांति समझ सके हैं कि अंबेडकर ने जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के क्या कारण थे और इसको खत्म कैसे किया जाए, यह सुझाव प्रस्तुत किए। तो विद्यार्थियों, आप कुछ प्रश्नों पर विचार कीजिए और व्याख्यान के माध्यम से उनके उत्तर तैयार कीजिए। जो पुस्तकें मैंने आपको पूर्व में बताई हैं, यदि वो आपको पुस्तकालय में प्राप्त हो सकें तो उनको विस्तार से पढ़िए और अपने प्रश्नों का उत्तर खोजिए। पहला प्रश्न यह कि अंबेडकर ने जाति को कैसे समझाया, जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए अंबेडकर के अनुसार। अब इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या करना है कि जाति की उत्पत्ति के पूर्ववर्ती जो मान्यताएं हैं
इनका अंबेडकर ने कैसे खंडन किया, उसको बतलाते हुए जाति के परिभाषित अर्थ को स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न यह कि जाति पर आधारित श्रम विभाजन दोषपूर्ण है, तो आप इसे तार्किक ढंग से, जो मैंने आपको एक कोटेशन बताया था कि जाति जो है वो श्रम का बंटवारा नहीं बल्कि श्रमिकों का बंटवारा है, इसको समझाते हुए अपने विचार समाज के संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो अस्पृश्यता किसे कहते हैं, इसे समाज में जाति की एक प्रमुख समस्या के रूप में कैसे समझा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। और जाति का विनाश, जाति का उच्छेदन किस तरह से हो, इस पर अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अंबेडकर के दूसरे विचार को समझने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्री विचारक की चौथी इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समतामूलक समाज संबंधी विचार, थॉट्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अबाउट कास्टलेस इक्वालिटेरियन सोसाइटी। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल और कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।